Hello student. So today we will discuss on the history of plant pathology for upcoming ASRB नेट। तो आज हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। जो आज की हिस्ट्री है फ्रॉम अर्ली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन टू नाउ द मॉडर्न मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस तक हम इसके बारे में जान लेंगे। तो शुरुआत में देखेंगे कि एज अ माइकोलॉजी इट इज द वन ऑफ द मेजर ब्रांच इन एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 1560 में 1560 में हमें यहाँ पे पेट्रियो एंड्रे मिटियोली नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था इलस्ट्रेशन ऑफ फंगस आइडेंटिफाइबल टू जीनस। तो ये उसने किया था। उसके बाद 1500 इन 1588 एक साइंटिस्ट था, गैम बेस्टिस्टा डेला प्रोस्टा नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था ऑब्जर्वेशन ऑफ फंगल स्पोर जो है उसने उस समय ऑब्जर्व किए थे। देन देन इन 1601 दैट इज द Pulises published the first monograph on fungi and described about the 105 species. That time he is the first scientist to do the monograph. Then in the 1665 the Robert Koch नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, द कनेक्शन बिटवीन फंगस एंड मोल्ड जो था वो उसने दिखाया, बताया। उसके बाद प्रोवाइडिंग द इलस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो फंगाई, ये भी उस साइंटिस्ट ने रॉबर्ट कोच ने किया था। उसके बाद 1673 में देखा जाए तो एंटन वैन लिवानो ने डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट इन द फर्मेंटेड बियर। और इसी के साथ इसी ने माइक्रोब्स का जो है वर्ड जो है वर्ड इसने उस समय खोज के निकाला था, सिंपल यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लिनी नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने 1560 में डॉक्यूमेंटेड फंगस न्यूट्रलिस हिस्टोरिया नाम का एक फंगस था। उसने उस फंगस को फर्स्ट टाइम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड किया था। फिर उसके बाद जेनिस बोलिन नाम का एक साइंटिस्ट था। 1650 में इस साइंटिस्ट ने डिवोटेड द वॉल्यूम टू फंगाई इन द हिस्टोरिया प्लांटेरम यूनिवर्सिटीज नाम की जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटीज था, वहाँ पे उसने वो वॉल्यूम जो था वो वहाँ पे लिखा था। उसके बाद मार्शलो माल्फी नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने 1771 में डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट मोल्ड लाइक राइजोपस आणि पेनिसिलियम नाम के जो दो फंगस है, जो पेनिसिलियम एंड राइजोपस, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन फर्स्ट टाइम मार्सेलो माल्फी नाम का साइंटिस्ट था उसने दिया था। फिर उसके बाद जे एफ वैन स्टीबिक नाम का साइंटिस्ट था। उसने 1675 में यहाँ पे क्रिएटेड द फर्स्ट कॉपर प्लेट illustration of fungi, first copper plate illustration of fungi. Then William Withering इसने 1792 में रिकॉग्नाइज द फर्स्ट पेरी रिंग्स हैड अ फंगल ओरिजिन। उसने साथ कहा था कि पेरी रिंग जो भी ऐसे मतलब ऐसे सर्कल में जो भी पेरी रिंग्स आते, ये कोई ये नहीं है, तो ये यहाँ क्या है, ये फंगस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और ये फंगस से बनते हैं। ये उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। त्यानंतर देन पेरी बुरीलाल नाम का साइंटिस्ट था। उसने 1795 में पब्लिश द फर्स्ट माइकोलॉजिकल बुक दैट इज द फीचरिंग प्रिंटेड कलर प्लेट्स। उसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम बुक भी पब्लिश किया था और साथ में उसका वो फीचर क्या था, उसका फीचर था कि प्रिंटेड कलर प्लेट्स यहाँ पे आपको उसने दिखाई थी। ये उसका सबसे बड़ा अच्छा काम माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ग्रोथ ऑफ फंगल का, जो कैसा किस तरीके से फंगल क्लासिफिकेशन है वो ग्रो हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे पेरी एंटोनो मिचेली नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने 1729 में काम किया था। उसने परफॉर्म द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑन कल्चरिंग द मशरूम एंड मोल्ड। किस पे काम किया था इसने, मशरूम और मोल्ड पर काम किया था। उसके साथ ही इज अ सेमिनल वर्क ऑन नोवेरा पैंडरम जेनेरा। इसने क्या किया था, ये वर्क था उसने वो लिख के रखा था। उसमें उसने देखा जाए तो 900 स्पेसीज ऑफ फंगस उस बुक में उसने लिख के रखे थे। और इसी के साथ इसको फादर
ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, he is called as the father of mycology. Now then the Carl is one of the greatest scientists who gives the classification and also the name to the fungus. So now its nomenclature and classification work in the both the field. It is the Pantherum which become the foundation and starting point of the formal fungal nomenclature and classification. यही था, यही से यहाँ पे क्या हुआ था, तो फंगल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ हुआ अपने को देखने को मिलता है। साथ में देखा जाए तो हम थर्ड साइंटिस्ट यहाँ पे देखेंगे, आइजैक बेनेडिक्ट प्रूवेस नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने 1807 में क्या किया था, उसने ऑब्जर्व द मोटिलिटी ऑफ zoospore for the first time and proved that the wheat burnt was caused by the fungus Tillecia caries नाम की जो यहाँ पे पैथोजन है, उस पैथोजन की वजह से ये डिसीज काउज होता है। ये किसने कहा था, प्रूवेस ने कहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर और नोमेनक्लेचर के इसमें किस किस साइंटिस्ट ने वर्क किया था क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में। अर्ली सिस्टमैटिक में देखा जाए तो 1773 में और एक साइंटिस्ट था, उसने गिव द सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीजेस। जिलिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने उस समय ये वर्क किया था। उसके बाद पियर्सन, उसने 1808 में 1801 में जो है उसने कॉइन द टर्म Coccinia graminis and published the synopsis on Methodica fungorum नाम का जो उसने क्या किया था, सिनॉप्सिस उस पे लिखा था, किसने, पियर्सन ने। उसके बाद फ्राइज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1821 में along with the पर्सन के साथ उसने वर्क किया था, इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफाई द फंगल ऑर्गेनिज्म। उसने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस साइंटिस्ट ने यहाँ पे दिया था। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज रूल्स यहाँ पे देखा जाए द एंडोलेस नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1867 में हिज लुइस डी ला नोमेनक्लेचर बोटेनिकी बिकम अ क्रिटिकल प्रीडेसर्स टू मॉडर्न रूल्स, वो उसने यहाँ पे क्या किया था, दिया था। उसके बाद पेरी एंड्रिया स्काडियो नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने 1899 में यहाँ देखा जाए डेवलप द स्पोर्ट्स ग्रुप सिस्टम, रोड द साइलोज फंगोरम नाम का जो एक ये था उसने लिखा था। साथ में ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द नेमिंग ऑफ फंगस, उसने फंगस का नेमिंग में यहाँ पे क्या किया था, यूनिफॉर्मिटी लाने का काम इस साइंटिस्ट ने किया था। देन वियना ICBN 1905 में स्टार्ट हुआ। उसमें देखा जाए इंटरनेशनल रूल्स फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये जो है अप्रूव करके इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वर्जन जो नॉमेनक्लेचर का है वो वियना में यहाँ पे करने को अपने और देखने को मिलता है। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके एरिया में वर्क किया था माइकोलॉजी में। उसमें देखा जाए तो हमें 1840 में एक साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं, उनका नाम है ACJ फोर्डा नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, ही इज द पब्लिश द हंड्रेड्स ऑफ इलस्ट्रेशन द टुलुसेन ब्रदर इलस्ट्रेट रस्ट एंड फंगस। टुलुस्ट्रेट नाम के टुलुसानी नाम के जो ब्रदर्स थे, उन ब्रदर्स ने किस पे काम किया था, उन्होंने काम किया था रस्ट एंड स्मस्ट पे काम इन साइंटिस्ट ने करने को हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1852 में यहाँ पे देखा जाए तो विटादिनी नाम के साइंटिस्ट था, सॉलिडिफाइड द मीडिया विद द जेलेटिन एंड ग्रो द फंगल कल्चर। उसने क्या किया था, सॉलिडिफाइड मीडिया जो होता है, सॉलिडिफाइड किया था मीडिया को, मीडिया को विद द यूजिंग जेलेटिन एंड ग्रो द फंगल कल्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि 1869 में यहाँ पे जूल्स राउलिन नाम का एक साइंटिस्ट है, इज द आउटलाइन कंडीशन फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ एस्परजिलस फंगस, की ऑप्टिमल क्या ग्रोथ जो है, ऑप्टिमल ग्रोथ किस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए, उसने फर्स्ट टाइम इस साइंटिस्ट ने हमें देखने को मिलता है। फिर 1896 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है जॉर्ज क्लेब्स नाम का एक साइंटिस्ट था।
उसने क्या किया, एडवांस द फंगल मॉर्फोलोजेनेसिस एंड वर्किंग विद द सैप्रोलिंजिया नाम का जो फंगस है उसके साथ उसने वर्क करने में अपने को देखने को मिलता है। फिर 1932 में एक साइंटिस्ट है, E.J.H. कॉर्नर नाम का साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस द हाइपर एनालिसिस फॉर द पॉलीमोर क्लासिफिकेशन के लिए उसने क्या किया था, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस साइंटिस्ट का वर्क। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट है, जिन लोगों ने माइकोलॉजी का जो मॉडर्न ईरा है उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे और साथ में क्या क्या कंडीशंस है। तो उसमें हम देखेंगे एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, यहाँ पे आज अपने को देखने को मिलता है। उसमें एलियास मैंगस मैग्नस नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने मैग्नस प्राइज इट मीन्स ईएम फ्राइज ईएम फ्राइज नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1821 में सिस्टम ऑफ माइकोलॉजिकम नाम का एक स्टूल था एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंगल नॉमेनक्लेचर ओवर द 160 ईयर के बाद यहाँ पे नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग हुआ था। इन द 1866 the German mycologist S. Dewberry, Anton Dewberry, through the broad and systemic classification of fungi, establishing the root of the modern experimental mycology। और यही से मॉडर्न माइकोलॉजी का जो रूट है जो शुरू हुआ अपने को देखने में मिलता है। लेटर द डिस्कवरी ऑफ द हेट्रोथैलिज्म का डिस्कवरी यहाँ पे 1904 में अपने देखने को मिलता है। रेड ब्रेड मोल न्यूरोस्पोरा उसका जो है वो 1927 में हमें ओपन फॉर द न्यू हॉरिजॉन इन द स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। और ये जो न्यूरोस्पोरा है इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाली फंगस है इसमें, तो हेरिडिटी प्रिंसिपल। उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो उसमें हम अर्ली हिस्ट्री देखेंगे किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट टाइम 1675 में यहाँ पे देखा जाए तो एंटन वैन लीवेनहुक ऑब्जर्व द बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द माइक्रोस्कोप। विच माइक्रोस्कोप? दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप ही इज यूज and that molecule or that microscopic organism is called as any animalcules नाम उसने यहाँ पे दिया हुआ अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद 1800 कंप्लीटली एक 100 मतलब 100 के बाद हमें लुइस पास्चर जो है उसने डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द फर्मेंटेशन व्हाइल द कोच हु दे कैन कॉज द डिसीजेस। उसके बाद देखा जाए तो पास्चर ने कहा था कि लुइस पास्चर ने कहा था कि जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स कम्स फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स कम्स फ्रॉम माइक्रोब्स नॉट फ्रॉम द नॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर। यानी उसके बाद देखा जाए तो कोच ने प्रूव किया था कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज काउज करते हैं। फिर उसके बाद 3 साल ईयर बाद या 2 साल के बाद यहाँ पे 1878 में हमें देखना मिलता है वैरिंगटन नाम का साइंटिस्ट है, ही शोज दैट द न्यूट्रिफिकेशन इन सॉइल इज द फंडामेंटल ऑफ द माइक्रोबियल प्रोसेसेस। और उसने कहा था कि जो भी सॉइल में न्यूट्री नाइट्रिफिकेशन जो होता है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन का जो है वो किसकी वजह से होता है, तो माइक्रोबियल की वजह से ये प्रोसेस है और उसकी वजह से यहाँ पे हमें सॉइल में नाइट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। इन द 1888 एक साइंटिस्ट है उसका नाम है एम डब्ल्यू बेजरी नाम का साइंटिस्ट था, ही आइसोलेट द रूट नोडुल बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर एंड इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबियल इकोलॉजी। ही इज द एम डब्ल्यू बेजरी नाम का जो साइंटिस्ट था उसे हम उसने फर्स्ट टाइम रूट नोडुल से बैक्टीरिया आइसोलेट किया था और उस बैक्टीरिया की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, द फादर ऑफ माइक्रोबियल इकोलॉजी। हम उसके वर्क की वजह से हम उसको अपना महत्व देते हैं। साथ में हम देखते हैं कि अब बैक्टीरियल एक्सपांशन किस तरीके से हुआ था, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें काम किया था। सॉइल एंड प्लांट इंटरेक्शन में देखा जाए तो 1858 में एंड 1866 में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग से काम किया था। लेइजमैन आणि ओरिनॉन नाम का जो साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द लेगो नूडल्स आर फॉर्म ड्यू टू द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो आपने को दिख रहा है ये क्या है, लेगुम्स है और लेगुम प्लांट है और इसमें जो व्हाइट व्हाइट और पिंकिश कलर का जो दिख रहा है हमें पार्ट, ये क्या है, ये नोडल्स है। और ये नोडल किस वजह से होते हैं,
तो ये होते बैक्टीरिया की वजह से। बेजरिक बेंजरिक MW जो बेंजिक नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या था कहा था, तो माइक्रोबियल की वजह से होता है, माइक्रोब की वजह से होता है। और इसने कहा था, ये दो साइंटिस्ट ने, लेइसमन एंड ओरिनी नाम का साइंटिस्ट ने एक्चुअल प्रूव किया था कि नोडुलेशन इज ड्यू टू द बैक्टीरिया। सुना, उसके बाद हम देखते हैं इसमें जोडिन नाम का साइंटिस्ट था, इसने 1862 में गिव द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, while the Vinogradsky gives in 1890 the father of microbial isolation of nitrogen bacteria। तो हम विनोग्रेडस्की को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ही इज द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड ही आइसोलेट द नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया। और फर्स्ट टाइम किसने, जोडी नाम का साइंटिस्ट था, उसने एविडेंस दिए से कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। उसके बाद सवास्तोनो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1887 में यहाँ पे बैक्टीरियल नॉट ऑफ द ओल्यूज एंड M K पटेल ने इन इंडिया पे 1948 में नियरली अबाउट द 40 बैक्टीरियल डिसीजेस इन इंडिया। ये विच वन इज द M K पटेल, you are understand। Then now we discuss about the phytobacteriology discoveries, किस तरीके से डिसीज जो है बैक्टीरिया सी एज अ पैथोजन विच काउ द डिसीजेस ऑन द प्लांट्स। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम टीजे बुरिल ने कहा था 1878 में कि प्रूव दैट द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरियम विद द प्लांट डिसीजेस, and he gave the first fire blight of pear or apple, and this disease was caused by Irvinia amylovora। इरविनिया अमाइलोवोरा नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से डिसीज का होता है। इरविन एफ स्मिथ 1890 में established the role of bacteria as a phytopathogen, conducted the pioneering study on the crown gall diseases। क्राउन गल डिसीजेस पे उसने बहुत तरीके से काम किया था और उसने कहा था कि बैक्टीरिया ये जो है डिसीज का उत्पत्ति है। भारत में EJ बटलर जो के नाम के साइंटिस्ट है, उन्हें he examined the brown rot diseases of potato in India and indicating its bacterial nature। brown root diseases जो है वो यहाँ पे जो ब्राउन रॉट डिसीजेस है वो किसने दिए थे, तो यहाँ पे EJ बटलर, and he is also called as father of Indian phytopathology। ठीक है। उसके बाद चिल्टन नाम का जो साइंटिस्ट था इटॉल, उसके साथ और भी साइंटिस्ट थे, उन सब लोगों ने 1977 में काम किया था। उसमें डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द क्राउन गल बैक्टीरियम ट्रांसपोर्ट नॉर्मली प्लांट सेल बाय द इंट्रोड्यूसिव प्लाज्मिड इनटू द प्लांट्स DNA। क्या करते हैं वो लोग कि डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द क्राउन गल बैक्टीरियम ट्रांसपोर्ट द नॉर्मल प्लांट सेल बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्लाज्मिड इनटू अ प्लांट DNA। उसमें क्या करते हैं, तो DNA ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उसके बाद अर्ली हिस्ट्री ऑफ, अब हम जाएंगे वायरोलॉजी में। ये बहुत से एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे, वो है एडॉल्फ मेयर। तो उसने 1886 में क्या किया था, he is the first point out that the tobacco mosaic virus is readily self transmissible and highly infectious, originally believing bacteria were the causes। और उसने कहा था कि बैक्टीरिया इस डिसीज को काउज करते, बट बेसिकली मेयर ने फर्स्ट टाइम इस वायरस पे काम किया था। देन उसके बाद आइवेनस के नाम का साइंटिस्ट था, उसने 6 साल बाद काम किया, 1892 में काम शुरू किया। उसने डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द इन्फेक्शियस वेयर रिटेन इवन व्हेन द सैप वाज पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर, सजेस्टिंग द स्मॉलर एजेंट। और उसने कहा था, फर्स्ट टाइम एडॉल्फ मेयर ने कहा था कि ये कोई बैक्टीरिया होगा जिसकी वजह से हेयर डिसीज कॉज होता है। बट उसके बाद आइवेनस के नाम का साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि नहीं, ये सब उसकी वजह से नहीं होता है। जो इन्फेक्शियस नेचर है इस कल्चर का, वो जो है वो सैप का, वो यदि अगर हम बैक्टीरियल फूड फिल्टर से भी डालेंगे तो फिर भी ये डिसीज काउज करता है। तो इसीलिए ये बैक्टीरिया ना, ये कोई
बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉल यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। देन बेजरिक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1869 में क्या किया था, द कंक्लूडेड दैट द इन्फेक्शियस एजेंट वाज अ नॉन कॉर्पस्कुलर कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम एंड स्टम एट द वायरस। उसने क्या कहा था बेजरिक ने कि इन्फेक्शन एजेंट है, ये कोई नॉन कॉर्पस्कुलर है, मतलब नॉन लिविंग है, और इसको कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम नाम दिया था उसको। आज की कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वायरस, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो है एडवांस प्लांट वायरोलॉजी में हम यहाँ जाएंगे। उसमें स्टेनली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1935 में क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था टोबैको मोजाइक वायरस विद द अमोनियम सल्फेट, कंक्लूडेड दैट द वायरस वाज द एटोकैटालाइटिक प्रोटीन है। ये क्या है, एटोकैटालाइटिक प्रोटीन है। बाउडन एंड पेरी नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने भी शो किया था कि टोबैको माइरस वर्टिकल वेयर रॉड शेप न्यूक्लियो प्रोटीन कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, और उन्होंने क्या किया था, उसको न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक प्लस प्लस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, और उसका शेप कैसे, तो रॉड शेप है। अध्ययन कौश से इटॉल, ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो उन लोगों ने विजुलाइज द वायरस पार्टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इन्होंने फर्स्ट टाइम वायरस पार्टिकल को विजुलाइज किया था 1939 में। उसके बाद डायनर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1971 में डिटरमाइन द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज was caused by the small infectious RNA viruses and is called as viroid, is called as viroid, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें वेक्टर ट्रांसमिशन किस तरीके से हुआ, और उसका भी वायरोलॉजी से कैसा कनेक्शन, किस साइंटिस्ट ने वेक्टर ट्रांसमिशन क्या जो है खोज के निकला था। तो हैसीमोटो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1894 में यहाँ पे देखा, शो द लीफ ऊपर ट्रांसमिटेड द राइस ड्रॉप वायरस विच वन इन द 1894 राइस ड्रॉप वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता है तो लीफ ऊपर। उसके बाद मर्फी स्काउट्स एंड मर्फी नाम का साइंटिस्ट था, उन लोगों ने 1930 में देखा जाए आइडेंटिफाई द एफिड एज अ वायरस वेक्टर, और उन्होंने क्या किया था, एफिड एज अ वायरस वेक्टर उन लोगों ने खोज के निकाला था। ठीक, उसके बाद एज ए इंडिकेटर होलमेज नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1929 में यहाँ पे डेवलप द लोकल लेजन एज ए ना यूज किया था। के एम स्मिथ 1931 ये यूटिलाइज द इंडिकेटर प्लांट फॉर वायरस प्यूरिफिकेशन, और उसने प्यूरिफिकेशन में इंडिकेटर प्लांट्स यहाँ पे यूटिलाइज किए थे। उसके बाद मेरिस्टेम कल्चर आपने को देखने को मिलता है, मोरेल एंड मार्टिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द वायरस प्लांट्स could be generated from infected plant using the meristem. Meristem means cat tip culture. Just like this one is the plant, and you can use the above the tip of the plant, just like this one. You can take it and multiply it in the tissue culture lab. हम उसको क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर लैब में इसको हम डालेंगे। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वायरस के बारे में। साथ में हम और एक बात यहाँ पे करेंगे, वो है हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, किस तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे काम किस किस साइंटिस्ट ने किया था। उसमें हेर्सी एंचेज नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में ओनली शो दैट द डीएनए एंटर द होस्ट सेल एंड प्रोटीन रिमेनिंग आउटसाइड। उन्होंने कहा था कि जो भी किसी भी प्लांट इसमें ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चीज जाती है तो वो है डीएनए, नॉट द प्रोटीन। उसके बाद बहुत बड़े साइंटिस्ट थे क्रिक एंड वाटसन, उन्होंने 1956 में यहाँ पे देखा जाए थ्रू दैट जनरल थ्योरी ऑफ वायरसेस कैप्सिड स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ अपने को देखने को मिलता है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल की जो खोज है वो यहाँ पे करके भी दिए। उसके बाद गेरर यानी स्कैरमन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव दैट द न्यूक्लिक एसिड अलोन द कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड काउज द इन्फेक्शन। उसके बाद ब्रांडेज एंड हॉर्न नाम के जो साइंटिस्ट थे, डेवलप द लीप डीप नेगेटिव स्टेनिक मेथड फॉर द मॉडर्न इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी। उसके बाद बैंक्राफ्ट यानी
केसबर्ग नाम के केसबर्ग एंड लिस्टर नाम के साइंटिस्ट हैं। उन लोगों ने 1958 टू 68 10 साल में उन लोगों ने डिस्कवर द मल्टीपल कंपोनेंट एंड बायपार्टिटेट जीनोम इन वायरस। बायपार्टिटेट जीनोम इन वायरस। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न वायरोलॉजी में और नोवेल एजेंट क्या क्या है। उसमें कैसिनिस नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब द सैटेलाइट वायरस, विच वायरस विच इज द सैटेलाइट एसोसिएटेड विद टोबैको नेक्रोसिस। इस पे हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस सैटेलाइट वायरस पे कि विच वायरस शो द सैटेलाइट वायरस, which virus show the association with the satellite virus, that is the tobacco necrosis virus. It is one of the good uh, example for the this topic. So now do any इसे नाम के जो साइंटिस्ट था उसने 1967 में यहाँ पे देखा था ना, द माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इन येलो विच ब्रूम एंड नोटेड द टेट्रासाइक्लिन सप्रेशन। और उन्होंने कहा था कि टेट्रासाइक्लिन यदि अगर यूज करेंगे तो ये जो माइक्रोप्लाज्मा है ये क्या होंगे, सप्रेस होंगे। उसके बाद आते हैं सेपड़ इटॉल। सेपड़ इटॉल show the coliform mosaic virus, and because it's one of the best example of double standard DNA. dsDNA was present in the this coliform mosaic virus। जो मैक्सिमम जो वायरस है वो मैक्सिमम वायरस सिंगल स्टैंडर्ड, एक तो डीएनए रहेंगे नहीं तो आरएनए रहेंगे, उन दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा। मगर एक कॉलिफॉर्म मोज़ेक वायरस है कि जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, ये इसने खोज के निकला था। डेविसन ऑर्ली नाम के जो साइंटिस्ट थे ऑब्जर्व द मोटाइल हेलिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पाइरोप्लाज्मा इन अ कॉर्ड स्टंटेड डिसीजेज विद डिसीज कॉर्न स्टंटेड डिसीजेस। उसमें क्या किया था उन्होंने, स्पाइरोप्लाज्मा स्पाइरोप्लाज्मा इन लोगों ने यहाँ पे डिस्कवर किया था। उसके बाद जेलिटिनी नाम का इटॉल इन द 1991 with achieve the commercial application of cross protection in टोमेको वायरस में इसने इन लोगों ने काम किया, आपने को दिखता है। उसके बाद फायर एंड मेलो नाम के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने 2006 में अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द देयर डिस्कवरी ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंसिंग एंड जीन साइलेंसिंग फॉर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए के लिए इन लोगों ने क्या किया था, जीन साइलेंसिंग और साथ में डिस्कवरी ऑफ आरएनए इंटरफेरेंसिंग। और आज में हम देखते हैं कि जो भी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, मैनेजमेंट यदि अगर वायरस का करना है तो हम आरएनए आई पर जाते हैं और आरएनए इंटरफेरेंसिंग पे हम आजकल चले जाते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्टी नहीं है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसमें लैंडमार्क इन द होस्ट रेजिस्टेंस की होस्ट रेजिस्टेंस के लिए किस तरीके से जेनेटिक फाउंडेशन यदि अगर देखा जाए तो वार्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1902 में रिकॉग्नाइज द एक्टिव डिफेंस लेटर द नेम ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी। स्टॉकमैन एंड पीएमएसएल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1917 में यहाँ पे उसको क्या दिया था, हाइपर सेंसिटिविटी। इसने क्या था, एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म वाज प्रेजेंट इन द प्लांट। देन ग्रिफन नाइन पर साइंटिस्ट था, उसने 1905 में रिपोर्टेड द मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ द येलो रस्ट रेजिस्टेंस इन द वीट। येलो रस्ट रेजिस्टेंस में इसने क्या किया था, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स इनहेरिटेंस यहाँ पे दिया था। फ्लोर नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1942 में देखा जाए तो फॉर्मुलेटेड द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस एंड स्टार्टिंग द न्यू ईयर ऑफ होस्ट रेजिस्टेंस। देन मॉडर्न रेजिस्टेंस मॉडल आपने को देखने को मिलते हैं। वेंडर प्लान का नाम था, उसने एक वर्टिकल दिया था और एक हॉरिजॉन्टल जीन दिया था। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नाम रहते, वर्टिकल में क्या रहते हैं, फ्यू जीन्स रहते, और इसमें क्या रहते हैं तो मोर देन 2 to 3, मतलब उससे भी ज्यादा जीन्स इसमें रहते। उसके बाद एंडरसन एंड अल्बर्स्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1975 में प्रोपोज द इलिसिटर रिसेप्टर मॉडल। ठीक है, इलिसिटर रिसेप्टर मॉडल ये भी आज के जमाने में बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद पोवेल एंड अबेल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने 1986 में दिया था
कि demonstrated the coat protein mediated resistance in the transgenic plant. Which one? Coat mediated protein. Coat protein mediated resistance in the transgenic plants. उसके बाद एक्सपांडिंग अगर देखा जाए होस्ट रेजिस्टेंस का, तो उसमें 1927 से 1973 में बहुत ज्यादा काम हुआ अपने को देखने को मिलता है। अर्ली जेनेटिक बैक थ्रू यहाँ पे देखेंगे, क्रेग नाम का साइंटिस्ट था, उसने डेमोन्स्ट्रेटेड द 6 डिफरेंशिएशन इन द रस्ट फंगाई। ठीक है। तो उसके बाद वाल्कर नाम का साइंटिस्ट था, आइडेंटिफाई द प्रोटोकैटियोलिक एसिड एंड कैटियोल एज अ की फैक्टर इन द ओनियन डिसीज रेजिस्टेंस। और उसके बाद मैकफेडन नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1930 में हमें देख सक्सेसफुली ट्रांसफर द रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलेटेड स्पीशीज इन व्हीट। उसके बाद थियरीज एंड कंसेप्ट के बारे में हम देखेंगे। मुलर एंड बर्गर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1941 में हमें देखने को मिलता प्रपोज द फाउंडेशनल फाइटो एलेक्सिन थ्योरी। फाउंडेशनल थ्योरी, फाइटो एलेक्सिन थ्योरी हमें देखने को। वंडर प्लांट हमने ऑलरेडी देखा है, प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक जीन रेजिस्टेंस। ठीक है। और हर्षे हर्ष पॉल जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था, उन्हें उसने 1972 और 73 में काम किया था, प्रपोज द जेनेटिक वल्नरेबिलिटी एंड फाइंड द ड्यूरेबल रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस ड्यूरेबल रेजिस्टेंस वाज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न मॉलिक्यूलर प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में। हमें हम जीन क्लोनिंग करते हैं, एक्वायर रेजिस्टेंस है। स्टॉक वाइज नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने 1948 में कॉइन द क्लोन द फर्स्ट अवाइरल जीन, उसने यहाँ पे खोज के निकाले थे। और जॉल और ब्रिक्स नाम का साइंटिस्ट था, 1992 में क्लोन द HM1 रेजिस्टेंस जीन ही क्या किया था, उन्होंने कॉइन किया था क्या कि HM1 नाम की जो रेजिस्टेंस जीन है वो किसमें रहती है, तो मेज में रहती है। तो ये SRB नेट के लिए ये जो जीन्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख के देंगे HM1 फॉर मेज। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। और इसके बाद एक्वा रेजिस्टेंस आया। मेट्रॉक्स एंड रेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेटेड रोल ऑफ सैलिसिलिक एसिड इन द सिस्टम का एक्वायरिंग सार। सार में क्या रहता है, सैलिसिलिक सैलिसिलिक जो एसिड रहता है ना, वो एसिड क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म और एक्वा रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने को शो करता हुआ दिख जाता है। उसके बाद ट्रांसजेनिक डिफेंस मैकेनिज्म, ब्रोगली नाम का जो साइंटिस्ट था, रिपोर्टेड द एनहांस द फंगल डिसीज रेजिस्टेंस इन द ट्रांसजेनिक प्लांट एक्सप्रेसिंग द काइटिनेज जीन्स। काइटिनेज जीन्स यदि अगर हम उसमें एक्सप्रेस करेंगे या फिर डालेंगे, तो उसमें क्या करे होगा कि जो कि फंगल डिसीज रहेंगे उसमें वो रेजिस्टेंस हमें को देखने को मिलेगा। और हम आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन यदि अगर हम देखा जाए, तो उसमें फिर एंटोनी मिचेली, PA मिचेली, ठीक है, एंटोन डी बेरी का उस समय में बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। मिचेली ने क्या करा, रिगार्ड एज द फाउंडर एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी, ऑब्जर्विंग द फंगल स्पोर एंड सिस्टिडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने सिस्टिडिया फर्स्ट टाइम देखा था, और फंगल स्पोर भी यहाँ पे देखे हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद डी बेरी इज द हॉनर द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड डिस्कवरिंग द हिस्टोरियस नेचर ऑफ रस्ट फंगाई, इस्टेब्लिशिंग द एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। आणि इस्टेब्लिश क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी एंड हिस्टोरियस नेचर ऑफ रस्ट फंगाई। उसके बाद E.F. स्मिथ थे और E.J. बटलर थे। E.F. स्मिथ द फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, प्रूव द बैक्टीरिया inside the plant diseases and extensively studied crown gall tumor disease पे काम किया था। और बटलर जो है, इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। और साथ में इन इंडिया, इसके बाद स्पेयर हेडेड बाय द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द इंडियन माइकोलॉजी एंड ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो, इस पे भी इन्होंने काम किया हुआ अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद स्पॉटलाइट में हम देखेंगे टिलेट था। टिलेट ने क्या किया था 1755 में, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी हम उसको कहते हैं, प्रूव दैट द वीड बर्न वाज इन्फेक्शियस एंड कुड बी कंट्रोल बाय द केमिकल सीड ट्रीटमेंट, सॉल्ट एंड लाइम। अगर हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, ये डिसीज कंट्रोल होगा।
उसके बाद झैलिंगर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने 1773 में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फॉर द अटेम्प्टिंग फर्स्ट सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई डिसीजेस या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीजेस। तो उसके बाद ऑस्कर ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1875 में देखा जाए कॉलेज डीबेरी प्रेपेल वॉज अ क्रिटिकल पिनर इन द डेवलपिंग प्योर कल्चर टेक्निक हमें इस साइंटिस्ट में दी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद पेरी एंड एंड्रिया स्कार्डियो नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था 1882 में प्रोफेसर इन द इटली हुई द कंप्लाई monumental 25 volume in the sledge fungorum स्टैंडर्डाइजिंग द फंगल डिस्क्रिप्शन इन लैटिन, उसमें क्या किया था देखा हुआ आपको देखने को मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर यू एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद एनलाइटनमेंट एग्री एकेडमी। तो साथ में हम यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन थे इसी में से भी देखो हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, तो इसी साइंटिस्ट के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो हम आज तक यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर था, हम ऐसे ही लेक्चर दर वीक में या 2 या 3 लेक्चर हम इसमें डालते रहेंगे। और यदि अगर आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम डेली क्वेश्चन डालते रहते हैं, यदि अगर उसमें ज्वाइन होना है तो हमारा नंबर है 9764393621। ये नंबर है, इस नंबर पे देकर हम हमें आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। तो रुकते हैं यहाँ पे, जो अगला लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा बाकी के जो बचे हुए जो है उसमें हम लेक्चर करेंगे। थैंक यू।